हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बॉटम अप पार्सर्स के LR0 पार्सर्स को देखेंगे। LR0 पार्सर्स हमारे LR पार्सर्स बॉटम अप पार्सर्स में दो तरह के पार्सर्स होते हैं। जनरली ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर्स जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, और दूसरा होता है जिसे हम LR पार्सर कहते हैं। LR पार्सर्स में दो कैटेगरीज हैं। एक LR0 आइटम्स जिसके अंदर दो पार्सर्स हैं, LR0 SLR1, और दूसरी कैटेगरी है LR1 आइटम जिसमें LALR1 और CLR1, ये दो पार्सर्स। इस तरह से यदि यहाँ पर LR0 आइटम की बात करें, व्हाट इज LR0 आइटम? LR0 आइटम क्या होता है, हमने यहाँ पे दिखाया है E-2.E। यदि किसी प्रोडक्शंस के राइट साइड प्रोडक्शन में यदि कहीं डॉट लगा दिया जाए तो ऐसे आइटम को हम LR0 आइटम कहेंगे। कोई भी प्रोडक्शन हम ले लें, A2 A.B, तो इस डॉट के लगने से ये प्रोडक्शन मेरा LR0 आइटम कहलाएगा। LR0 आइटम्स के रूल क्या होते हैं? जब भी कोई किसी प्रोडक्शंस में यदि डॉट लिखा गया है, जैसा यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा A.B, तो इस A.B का मीनिंग है कि हम डॉट के लेफ्ट में जितने भी नॉन टर्मिनल है उनको हमने एक्सपेंड कर लिया, और डॉट के जो भी बाद में है उसे अभी एक्सपेंड करना बाकी है। तो डॉट के पहले जो भी नॉन टर्मिनल होंगे उनका एक्सपेंशन होगा, और डॉट के बाद वाले जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनका एक्सपेंशन करना बाकी है, उनको एक्सपेंड करना है। किसी किसी प्रोडक्शंस में ऐसा भी मिल सकता है हमें, यदि डॉट एंड में हो तब क्या करेंगे? इसका मीनिंग है कि डॉट के पहले जितने भी नॉन टर्मिनल्स थे उसको हमने एक्सपेंड कर लिया, और आगे अभी हमें कोई एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्शन को हम फाइनल आइटम कहेंगे। LR1 आइटम क्या होते हैं? LR0 आइटम प्लस लुक अहेड को यदि हम LR0 आइटम के साथ लुक अहेड को ऐड कर दें तो इस कॉम्बिनेशन को हम LR1 आइटम कहेंगे, और LALR1 और CLR1 में हम इस LR1 आइटम को हम यूज करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बॉटम अप पार्सर शिफ्ट एंड रिड्यूस बेस्ड होते हैं, तो इसमें हम कब शिफ्ट करेंगे और कब रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस का बनाने का जो तरीका है वो इन सबों में अलग होगा। LR0 के केस में हम रिड्यूस कहाँ पे रखेंगे? जब भी कोई प्रोडक्शन हमारा रिड्यूस होगा तो उस प्रोडक्शंस को हमारे अपने टेबल के, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक्शन पार्ट एंड गो टू पार्ट। एक्शन पार्ट में हम लोग प्रोडक्शंस के टर्मिनल्स को रखते हैं और गो टू पार्ट में नॉन टर्मिनल्स को रखते हैं। तो जितने भी एक्शन पार्ट में टर्मिनल हैं उनके नीचे हम रिड्यूस लगा देंगे। लेकिन SLR1 में रिड्यूस लगाने का तरीका अलग होता है। किसी भी प्रोडक्शंस में यदि हमारा कोई प्रोडक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरह का, A2 A डॉट इस तरह के कुछ प्रोडक्शंस हैं, तो AB डॉट इस तरह के कुछ प्रोडक्शंस हैं, तो उस प्रोडक्शंस के लेफ्ट साइड में जो भी नॉन टर्मिनल है, SLR1 में रिड्यूस लगाने का तरीका अलग होता है। जो भी प्रोडक्शंस दिए गए हैं उस प्रोडक्शंस के लेफ्ट में जो भी नॉन टर्मिनल है उसके फॉलो सिंबल में केवल हम रिड्यूस लगाएंगे। तो LR0 के केस में जितने भी टर्मिनल्स हैं सभी टर्मिनल्स पर हम रिड्यूस कर देते हैं, जबकि SLR1 के केस में जो हमारा प्रोडक्शन है उसके लेफ्ट साइड के नॉन टर्मिनल जो दिए हुए हैं उसके फॉलो सिंबल में के अंदर ही हम लोग रिड्यूस को रखते हैं। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस है। ऑब्वियसली SLR1 ज़्यादा बेस्ट पार्सर है LR0 से, क्योंकि इसमें रिड्यूस हम सारे टर्मिनल के नीचे नहीं रख करके सिर्फ उस टर्मिनल में रखेंगे जिसका जो हमारे
प्रोडक्शंस के लेफ्ट साइड नॉन टर्मिनल का फॉलो है। तो इसकी वजह से हमारा रिड्यूस सभी टर्मिनल पर नहीं होकर इस कुछ खास टर्मिनल पर रिड्यूस लगेगा, जिस वजह से ये फास्ट पार्सर होगा। LALR1 और CLR1 में रिड्यूस को लगाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है LR0 और SLR1 से। इसमें रिड्यूस को लगाने का तरीका होता है, हम लुक अहेड के अंदर ही केवल उसको रिड्यूस को रखते हैं। दोनों का रूल सेम है, पुट रिड्यूस ओनली अंडर लुक अहेड, पुट रिड्यूस अंडर ओनली अंडर लुक अहेड। तो रिड्यूस को कैसे हम यूज करेंगे अपने पार्सिंग में, इसके लिए ये रूल दिए हुए हैं और ये हर एक पार्सर्स में, जो भी पार्सर हम यूज कर रहे हैं उस पार्सर्स में जिस तरह का पार्सर है उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस लगा देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी पार्सर्स में हम पार्सिंग टेबल, इनपुट स्ट्रिंग और स्टैक को यूज करते हैं। यहाँ भी हर एक पार्सर्स में हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। हमारा जो भी पार्सर है LR0 पार्सर, LR1 SLR1 पार्सर, CLR1 पार्सर्स, वो पार्सर्स एल्गोरिदम यहाँ पे होगा और उस पार्सर का जो भी पार्सिंग टेबल है, जैसा यहाँ पे हम LR0 पार्सर देख रहे हैं, तो मेरा एल्गोरिदम LR0 पार्सर होगा और पार्सिंग टेबल मेरा LR0 पार्सिंग टेबल होगा। जो भी स्ट्रिंग हमारे पास दिए हुए हैं वो मेरा इनपुट स्ट्रिंग या बफर स्ट्रिंग कहलाएगा और इसको हम यहाँ पर रखेंगे। प्लस टेम्पोररी स्टोरेज के लिए हम इसमें एक स्टैक को यूज करेंगे जिसका फंक्शंस लिफो बेस्ड होता है। इनके हेल्प से हम पार्स ट्री बनाएंगे। यदि ये स्ट्रिंग हमारे उस ग्रामर के लैंग्वेज से बिलोंग करता है, उसका मेंबर है, तो हमें पार्स ट्री मिलेगा और यदि उस लैंग्वेज का ये स्ट्रिंग मेंबर नहीं है तो हमें ये पार्स ट्री नहीं मिल पाएगा। इस जगह पर जो भी हमारे पार्सर्स दिए हुए हैं, LR पार्सर के अंदर में जो 4 पार्सर्स हैं, उस सारे पार्सर्स का कंसेप्ट यही होगा, सिर्फ चेंज होगा यहाँ पर पार्सिंग टेबल और पार्सर का एल्गोरिदम। तो इस पार्सर एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग पार्सिंग टेबल हमारा यहाँ पर चेंज होगा और ये पार्सिंग टेबल बनाने का जो तरीका है वो चारों में अलग अलग है। हम किस तरह से पार्सिंग टेबल LR0 का बनाएंगे और अदर जो हमारे पार्सर्स हैं उनका किस तरह से बनाएंगे, ये 1 बाय 1 हम ईच पार्सर्स में देखेंगे। LR0 पार्सर बनाने के लिए हमें इस 6 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हमें जो भी प्रोडक्शंस दिए गए हैं, जो ग्रामर हमारे पास है, उसका ऑगमेंट ग्रामर बनाना होगा। तो ऑगमेंट ग्रामर कैसे बनाते हैं ये हम आगे देखेंगे। और सेकेंड स्टेप में जो भी हमारे पास प्रोडक्शंस है उनका कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम बनाना होगा, यानी हम उसका कैनोनिकल कलेक्शन बनाएंगे और जितने भी प्रोडक्शंस हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्शन दिया गया है, इस प्रोडक्शंस में 3 प्रोडक्शंस हैं, E2BB, B2CB एंड B2D। तो इस प्रोडक्शंस की नंबरिंग करनी होगी। E2BB इसको यदि हम प्रोडक्शन नंबर 1 मान लें, दूसरे प्रोडक्शंस B2CD को हम CB को हम प्रोडक्शन नंबर 2 मान लें और तीसरे प्रोडक्शन B2D को हम प्रोडक्शन नंबर 3 मान लें। तो ये मेरा प्रोडक्शन नंबरिंग होगा। सो थर्ड नंबर says give the number to the production. Third step, we create LR0 parsing table. Then we use stack for parsing and ऊपर के सारे 5 स्टेप्स को यदि हमने फॉलो कर लिया तो लास्ट स्टेप होगा हमें पार्स ट्री बनाने का। अब ये पार्स ट्री कैसे बनाएंगे और अदर कंपोनेंट किस तरह से बनाएंगे, हर एक स्टेप में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम अपने प्रोडक्शंस को लिखते हैं और इस प्रोडक्शंस पर हमने एक स्ट्रिंग ले रखा है CCDD और डॉलर। एक्चुअल में हमारे पास स्ट्रिंग है CCDD और डॉलर हमने इसलिए लगाया कि हर स्ट्रिंग के लास्ट में हम डॉलर रखते हैं। तो ये मेरा स्ट्रिंग है और ये
प्रोडक्शन है। अब इसके हेल्प से हम किस तरीके से LR0 पार्स ट्री और LR0 पार्सिंग टेबल बनाएंगे। हमारा ग्रामर दिया हुआ है E2 डबल बी B2 CB एंड D। फाइंड द ऑगमेंट ग्रामर। ऑगमेंटेड ग्रामर कैसे बनाते हैं? कोई भी प्रोडक्शन यदि दिया हुआ है, सपोज S2 AB दिया हुआ है, तो इसका ऑगमेंट ग्रामर बनाने के लिए हम एक न्यू नॉन टर्मिनल को इंट्रोड्यूस करेंगे। एस डैश, जनरली जो भी हमारा स्टार्टिंग सिंबल होता है उसी सिंबल पर हम डैश लगा करके उसका न्यू नॉन टर्मिनल यूज कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर किसी और सिंबल को भी यूज कर सकते हैं। तो यदि हमारे किसी प्रोडक्शन का ये स्टार्टिंग प्रोडक्शन है तो इस S को हम S-2 S पर सेंड कर देंगे। इस नए प्रोडक्शन के ऐड होने से हमारा जो प्रोडक्शन है S2AB, इसको हम ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, ये मेरा ऑगमेंटेड प्रोडक्शन होगा। तो इस ग्रामर के अकॉर्डिंग यदि हम अपना ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएं तो ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके स्टार्टिंग सिंबल का ई डैश नॉन टर्मिनल बनाया और इसके राइट साइड में ई को रख दिया और अदर जितने भी प्रोडक्शंस है उसको हमने रख लिया। ये हमारा ऑगमेंटेड ग्रामर बन गया। इस ऑगमेंटेड ग्रामर से हमें कैनोनिकल कलेक्शन बनाना होगा और कैनोनिकल कलेक्शन कैसे बनाते हैं वो हम यहाँ पर पूरी डिटेल्स। हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ है E-2E, E-2E, E-2E को यदि हम LR0 आइटम में कन्वर्ट करें तो हमारा लिखा जाएगा E-2.E। इस प्रोडक्शंस को हम यहाँ पे रख दिया और इसके रखने के बाद हमने देखा यहाँ पर कि डॉट के बाद जो हमारा सिंबल है वो मेरा नॉन टर्मिनल है। तो इस नॉन टर्मिनल को हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का मतलब है इसका कौन सा प्रोडक्शन है, तो E2BB है। इस E2BB को यदि हम एक्सपेंड करें तो E2BB और इसके पहले हमें एक डॉट लगाना होगा LR0 आइटम बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रोडक्शन का ऑगमेंटेड प्रोडक्शंस में और ऑगमेंटेड ग्रामर के फर्स्ट प्रोडक्शंस का हमने LR0 आइटम बनाया। इस LR0 आइटम में डॉट के बाद जो नॉन टर्मिनल्स है उस नॉन टर्मिनल को हम एक्सपेंड करते हैं। तो इसको एक्सपेंड करने से हमें मिल रहा है E2BB और इस E2BB में हमारा B के पहले यदि हम डॉट लगा दें तो ये मेरा LR0 आइटम बन जाएगा। और इस सेकेंड प्रोडक्शन से हम देख रहे हैं कि डॉट के बाद अगेन हमें एक नॉन टर्मिनल मिल रहा है। तो इस B का हम एक्सपेंड करेंगे। इस B को एक्सपेंड करने के लिए इस B में दो प्रोडक्शंस हैं, दोनों प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना होगा। तो हम इसको लिखेंगे B2CB फर्स्ट प्रोडक्शन और सेकेंड प्रोडक्शन D। और इसको LR0 आइटम बनाने के लिए हम यहाँ पर डॉट, इस तरह से हमारे सारे प्रोडक्शन का सारे नॉन टर्मिनल का एक्सपेंशन हो गया। यहाँ पर अब इस डॉट के बाद देखें तो ये हमारा स्मॉल सी टर्मिनल है और टर्मिनल को हम आगे एक्सपेंड नहीं करते हैं। यहाँ भी डॉट के बाद डी है जो टर्मिनल है, इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। और कोई प्रोडक्शंस हमारे पास या और भी कोई अदर नॉन टर्मिनल हमारे पास नहीं बचते, हमने सारे का एक्सपेंशन कर लिया। तो इस एक्सपेंडेड सेट को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे और इसका एक स्टेट देंगे। स्टेट नंबरिंग आप किसी भी सिंबल से शुरू कर सकते हैं। हमने यहाँ पे I0 से डिनोट किया है तो ये मेरा 0 स्टेट होगा और इस E0 स्टेट्स में सारे प्रोडक्शंस LR0 आइटम के फॉर्म में होंगे। हमने यहाँ पे LR0 आइटम्स को यूज कर लिया। यहाँ जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें दो तरह के एक्शन यूज किए जाते हैं। फर्स्ट को कहते हैं हम क्लोजर और दूसरे को कहते हैं हम लोग गो टू। तो जो हम I0 स्टेट बना रहे थे इसको बनाने का तरीका था E-2.E और डॉट E में डॉट के बाद नॉन टर्मिनल हमारा E है तो इस E को
हम एक्सपैंड नहीं कहकर यहाँ पर कहते हैं ई का क्लोजर निकालिए, ई का क्लोजर निकालिए। तो ई के क्लोजर के लिए हम इस प्रोडक्शंस को लेंगे और इसका LR0 आइटम बनाएंगे, डॉट बी और बी। अब यहाँ पर इस डॉट के बाद जो नॉन टर्मिनल मिल रहा है उस नॉन टर्मिनल का क्लोजर लेंगे। इस नॉन टर्मिनल का क्लोजर लेने के लिए हमारे पास बी है और बी के लिए हम इस प्रोडक्शंस को यूज करेंगे। तो इस प्रोडक्शंस को लिखने पर हमें दो प्रोडक्शंस मिलते हैं, बी स्मॉल सी बी एंड डी। और इस LR0 आइटम बनाने के लिए हम डॉट लगाएंगे स्टार्टिंग में। इस डॉट के लगने के बाद ये हमारा LR0 आइटम बन गया और इस डॉट में इस नए प्रोडक्शंस में और क्लोजर में हम देख रहे हैं कि डॉट के बाद टर्मिनल है, तो टर्मिनल का कभी भी हम क्लोजर नहीं निकालते हैं। इस दूसरे प्रोडक्शंस में भी डॉट के बाद टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल का क्लोजर नहीं निकालेंगे। इस तरह से हमने देखा कि किस तरीके से हम क्लोजर तैयार करते हैं। हर एक स्टेट में हम क्लोजर और लास्ट में गो टू लगाएंगे। तो दो तरह के यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, फर्स्ट है क्लोजर और दूसरा है गो टू। तो क्लोजर कैसे बनाते हैं वो हमने अभी जस्ट देखा। क्लोजर बनाने का तरीका यही है कि डॉट के बाद जो भी नॉन टर्मिनल होंगे उसका हम LR0 आइटम बनाएंगे और इस तरह से जितने भी हमारे पास डॉट के बाद नॉन टर्मिनल होंगे सारे का क्लोजर एक जगह रख दे, तो ये मेरा एक स्टेट डिनोट करेगा। इस स्टेट की हम नंबरिंग करते हैं जैसा कि यहाँ पर हमने किया है। इस स्टेट पर हम देख रहे हैं कि 4 डॉट्स हैं, तो यहाँ से हम 4 गो टू को यूज करेंगे। इस फर्स्ट प्रोडक्शंस में डॉट के बाद हमारा ई है, तो यदि हम I0 पर ई को हम यूज करें तो इसको लिखेंगे गो टू I0 ई, यानी ई पर हम कहाँ जाएंगे, तो ई पर हम क्या करेंगे, जो डॉट है उस डॉट को एक राइट मूव कर देंगे, एक सिंबल राइट मूव कर देंगे। तो एक सिंबल राइट मूव करने का मीनिंग हो गया ई डैश टू डॉट ई दिया हुआ हमारा प्रोडक्शन है इस I0 स्टेट पर। तो इसको यदि हम डॉट को एक राइट मूव करें तो हमारे पास मिलेगा ई डैश टू ई डॉट। ये हमारा गो टू पार्ट। तो इस फर्स्ट प्रोडक्शन का गो टू लिखें तो हम एक नए स्टेट पर चले जाएंगे I1 और डॉट मेरा एक राइट साइड मूव करेगा। ये मूवमेंट ईच स्टेप वाइज हम अलग अलग करेंगे। एक स्टेप में हम डॉट को मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ एक से एक डॉट मूव कर दिया और आगे कुछ नहीं है नॉन टर्मिनल्स, तो वैसे में ये मेरा फाइनल आइटम बन जाएगा। अब दूसरे डॉट को देखें तो दूसरा डॉट हमारा सेकेंड प्रोडक्शन पे है। इस सेकेंड प्रोडक्शन में डॉट के बाद हमारा बी है, तो बी का गो टू निकाले, गो टू ऑफ बी ऑन I0 स्टेट, गो टू ऑफ बी ऑन I0 स्टेट। गो टू ऑफ बी ऑन I0 स्टेट से हमें एक न्यू स्टेट मिलेगा। इस स्टेट को हम I2 नंबरिंग कर दे रहे हैं। अब इसका यदि हम डॉट को शिफ्ट करें तो E2 B डॉट B मिलेगा और इस प्रोडक्शन से हमें डॉट के बाद नॉन टर्मिनल B मिल रहा है। इस B का यदि हम क्लोजर निकालें तो B2 B के दो प्रोडक्शंस हैं। ओरिजिनल प्रोडक्शंस को हम लेते हैं, कभी भी क्लोजर निकालते हैं तो ओरिजिनल प्रोडक्शन से क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। इस प्रोडक्शंस में डॉट के बाद हमारा बी है, तो इस बी का क्लोजर निकालेंगे। बी का क्लोजर निकालेंगे B2 डॉट सी बी डॉट डी आएगा, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। और अब यहाँ पे डॉट के बाद जो भी सिंबल आ रहे हैं वो मेरा टर्मिनल है, तो आगे किसी भी नॉन टर्मिनल का क्लोजर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट अब थर्ड डॉट का इसमें देखें तो थर्ड डॉट हमारा B2 डॉट CB पर है। इसका यदि हम गो टू निकालें, गो टू ऑफ स्मॉल सी और टर्मिनल सी ऑन स्टेट I0 लिखें तो हमारे पास ये न्यू स्टेट मिलेगा और इस
इसके वैल्यू हो जाएगा सी डॉट को एक आगे मूव कर देंगे सी डॉट बी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और बी टू सी डॉट बी लिखने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि डॉट के बाद हमारा अगेन एक नॉन टर्मिनल आ रहा है बी, तो इस बी का हम फिर से क्लोजर तैयार करेंगे ओरिजिनल प्रोडक्शन से। ओरिजिनल प्रोडक्शन से फिर से यदि हम इसका क्लोजर निकालें तो बी डॉट सी बी एंड डॉट डी मिलेगा, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ इस नए प्रोडक्शन से नए क्लोजर से हमारे पास डॉट के बाद टर्मिनल है और इस डॉट के बाद भी टर्मिनल है, आगे कोई भी नॉन टर्मिनल हमारा नहीं बचता, तो हम यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे और इस स्टेट का नाम I3 देंगे। नेक्स्ट फोर्थ डॉट जो हमारा है, इस फोर्थ डॉट का यदि हम आगे गो टू निकालें तो गो टू ऑफ स्मॉल डी और टर्मिनल डी ओवर I0 हमारे पास बी डी डॉट मिलेगा और ये मेरा फाइनल आइटम है, क्योंकि डॉट के बाद हमारे पास कोई भी सिंबल अवेलेबल नहीं है। तो यदि किसी प्रोडक्शंस के राइट साइड में डॉट राइट मोस्ट प्लेस पर हो तो उसको हम फाइनल आइटम कहेंगे। ये मेरा I1 I2 I3 I4 बन गया। जो भी फाइनल आइटम्स होंगे उनका आगे का कैनोनिकल कलेक्शन नहीं बनाएंगे, लेकिन जो फाइनल नहीं है, जैसे यहाँ पर I2 और I3 मेरा फाइनल नहीं है, यहाँ पर डॉट हमारा या तो स्टार्टिंग में है या मिडिल में है, तो इस पर अब हम चेक करेंगे हर एक स्टेट पर कितने डॉट्स हैं। I2 को यदि हम देखें तो I2 में 3 डॉट्स हैं, तो यहाँ से 3 गो टू बनेंगे। अब फर्स्ट प्रोडक्शन से हमारा गो टू ऑफ बी ओवर I2 पर बी का गो टू क्या निकलेगा, बी का गो टू निकाले तो ये डॉट एक राइट साइड मूव कर जाएगा E2 बी डॉट, और ये मेरा फाइनल आइटम। नेक्स्ट डॉट को देखें तो थर्ड प्रोडक्शन में B2 ये मेरा सेकेंड प्रोडक्शन है डॉट CB, इसको आगे गो टू पर भेजे तो इसको आगे गो टू पर भेजने के लिए हम डॉट को एक राइट साइड मूव करेंगे C डॉट B मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। और इस प्रोडक्शंस का हम निकाल रहे हैं तो बी डॉट सी बी है, इस बी डॉट सी बी से यदि हम इसका गो टू फाइंड आउट करें तो बी टू सी डॉट बी, और यहाँ हमारे पास बी नॉन टर्मिनल है, तो इस बी का हम फिर से क्लोजर निकालेंगे। क्लोजर ओरिजिनल प्रोडक्शन पर निकालें तो बी टू डॉट सी बी डॉट डी मिलेगा, और ये स्टेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है कैनोनिकल कलेक्शन में, जो I3 स्टेट में है। तो हम इस स्टेट को फिर से नहीं लिख करके हम इस C का गो टू डायरेक्ट यहाँ पर एक एरो से डिनोट कर, इसी तरह से हम फिर D का फाइंड आउट करेंगे। और D का थर्ड डॉट हमारा जो D है, इसका प्रोडक्शन निकाल B डॉट D, इसका हम आगे एक्सपेंशन करें तो इसमें हमें मिलेगा B2D डॉट, और B2D डॉट ये स्टेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो D के गो टू पर हम इस स्टेट पर एक एरो लगा देंगे। तो इस तरह से अब इस I2 स्टेट के जितने भी हमारे पास डॉट्स थे सारे का हमने गो टू निकाल लिया, जितने भी डॉट के बाद सिंबल थे उसका गो टू निकाल लिया। और अब इसके गो टू निकालने के बाद हम नेक्स्ट स्टेट जो I3 है इस पर चेक करेंगे कौन कौन से हमारे पास अदर गो टूज मिलेंगे। इसमें हम फर्स्ट प्रोडक्शन को ले तो इस फर्स्ट प्रोडक्शन में B2C डॉट B है, यहाँ 3 डॉट्स हैं तो 3 गो टूज बनेंगे, एक नॉन टर्मिनल B का, दूसरा टर्मिनल डॉट C का, और तीसरा टर्मिनल D का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का बनाते हैं। B का यदि हम आगे गो टू फाइंड आउट करें तो डॉट के बाद C के बाद डॉट के बाद B है, तो इस डॉट को हम एक आगे मूव कर देंगे। एक आगे मूव करने के लिए हम लिखेंगे B डॉट, यहाँ पे हमारा डॉट होगा। और आगे चूंकि हमारे पास कोई नॉन टर्मिनल नहीं है
तो ये मेरा फाइनल आइटम होगा और इस फाइनल आइटम का हमने स्टेट नंबर किया है I6। नेक्स्ट हम इसके दूसरे प्रोडक्शंस को देखेंगे। तो दूसरे प्रोडक्शंस में हमारे पास है B2.cb। इसका C का गोटू निकालें तो B2C.B मिलेगा और डॉट B के बाद नॉन टर्मिनल B है तो B का हम फिर से क्लोजर फाइंड आउट करेंगे और इसके क्लोजर को फाइंड आउट करें तो B2.CB और दूसरे प्रोडक्शन का .D मिलेगा। ये मेरा एक स्टेट बन जाएगा और ये स्टेट ऑलरेडी मेरे पास है तो हम इस C पर हम इसको इसी स्टेट पर सेंड कर देंगे। B का निकाल लिया हमने, C का निकाल लिया। अब तीसरा हमारे पास है D। तो B.D का यदि हम गोटू निकालें, D का गोटू निकालें तो हमारे पास मिलेगा B2D डॉट और ये मेरा फाइनल आइटम है प्लस ये आइटम ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम यहाँ पर डी से इस स्टेज पर सेंड कर देंगे। इस तरह से और भी कोई यदि हमारे पास इंटरमीडिएट नोड हो और स्टेट हो तो उसका हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे का एक कोई ना कोई फाइनल आइटम हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं। इसका आगे एक्सपेंशन नहीं है, इसको भी आगे हम गोटू नहीं बना सकते, इसका भी नहीं बना सकते, इसका भी गोटू नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो आइटम्स मिल गए, इसी आइटम को हम सारे आइटम्स को इसी सारे स्टेट्स को हम कैनोनिकल कलेक्शन कहेंगे। इसे बनाने का जो तरीका है उसको हम फिर से शॉर्ट में दिखाते हैं। कैनोनिकल कलेक्शन बनाने के लिए हम दो तरह के एक्शन यूज करते हैं, क्लोजर एंड गो टू। क्लोजर एंड गो टू ये दो एक्शन परफॉर्म करते हैं और सारे आइटम को LR0 आइटम पर रखते हैं। LR0 आइटम क्या है नहीं बता चुके हैं। यदि किसी प्रोडक्शन में डॉट लगा दें हम तो ये हमारा LR0 आइटम। इस तरह से हम LR0 आइटम के हेल्प से क्लोजर और गो टू फाइंड आउट करेंगे। स्टार्टिंग प्रोडक्शन से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग प्रोडक्शन हमारा E डैश है, E डैश टू E। तो इसका यदि हम क्लोजर फाइंड आउट करें तो इसके क्लोजर को फाइंड आउट करने के लिए E डैश टू डॉट E लिखेंगे और डॉट E लिखेंगे जो कि यहाँ पर दिया हुआ है और इस डॉट के बाद जो भी नॉन टर्मिनल होंगे उनका क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। टर्मिनल का क्लोजर नहीं फाइंड आउट करते, सिर्फ नॉन टर्मिनल का। यदि नॉन टर्मिनल है तो उसका क्लोजर ओरिजिनल प्रोडक्शन से बनाएंगे, ना कि किसी स्टेट के प्रोडक्शन से। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि किसी स्टेट के प्रोडक्शंस को फर्दर एक्सपेंड करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर जब भी हमें क्लोजर फाइंड आउट करना होगा ओरिजिनल प्रोडक्शन से देख करके उसका क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। तो ई का हम प्रोडक्शन देखेंगे ये है और इसका हम क्लोजर फाइंड आउट करें तो ई डॉट डबल बी होगा और इस नए प्रोडक्शन से हमारे पास फिर से बी मिल गया नॉन टर्मिनल डॉट के राइट साइड में। डॉट के राइट साइड में जो नॉन टर्मिनल है उन्हीं का क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। टर्मिनल हो तो हम वहीं पे रोक देते हैं। तो डॉट बी का ओरिजिनल प्रोडक्शन ये है, इसका क्लोजर फाइंड आउट करें तो बी डॉट सी बी एंड डॉट डी होगा जो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो डॉट के बाद चूंकि टर्मिनल है इसलिए इसका हम क्लोजर नहीं निकालेंगे और इस डॉट के बाद भी हमारा टर्मिनल है इसलिए इसका क्लोजर नहीं होगा और इस पूरे सेट को हम एक स्टेट देंगे या एक नोड कहेंगे और इस स्टेट का नंबरिंग किसी भी सिंबल से हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे I0 से डिनोट किया है। जितने डॉट हैं उतने गो टू बनाएंगे तो ये क्लोजर पोर्शन हो गया। गो टू के लिए जितने भी नॉन टर्मिनल और टर्मिनल बोथ का गो टू फाइंड आउट होगा। क्लोजर सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल का होगा। क्लोजर ऑलवेज हम सिर्फ नॉन टर्मिनल का बनाएंगे और गो टू हमारे पास नॉन टर्मिनल और टर्मिनल बोथ का
निकलेगा। तो हमारे पास डॉट के बाद इस स्टेट में डॉट 4 प्लेस पे आए हैं, तो 4 गो टूज बनाएंगे। इस फर्स्ट प्रोडक्शन का ई का गो टू निकालें तो हमारा ये न्यू स्टेट मिलेगा, और इस स्टेट में हम अपने प्रीवियस प्रोडक्शंस के डॉट को एक राइट मूव कर देंगे। तो एक राइट मूव करने से ई डैश टू ई डॉट मिलेगा, और ये मेरा फाइनल आइटम। आगे इसका कोई भी गो टू हम नहीं बनाएंगे। दूसरे डॉट पर देखें तो यहाँ पर दूसरे प्रोडक्शन में डॉट के बाद बी है, तो इस बी का गो टू निकालेंगे, और इस बी का गो टू निकालने पर हमें एक न्यू स्टेट मिलेगा। इसका प्रोडक्शंस हो जाएगा ई टू बी डॉट बी, और इस ई बी डॉट बी में डॉट के बाद हमारे पास बी मिल रहा है, तो इस बी का क्लोजर हम फिर से ओरिजिनल प्रोडक्शन से बनाएंगे बी डॉट सी बी डॉट डी, और वो हम यहाँ लिख देंगे। इसमें आगे कोई क्लोजर फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि डॉट के बाद जो भी प्रोडक्शंस हैं उसमें टर्मिनल्स दिया हुआ है डॉट सी डॉट डी। तो ये मेरा नेक्स्ट गो टू होगा, और इस तरह से अब सी का बनाए इस सी के लिए। तो सी के गो टू में चूंकि ये मेरा टर्मिनल है, इस सी के गो टू में इस डॉट को एक आगे करेंगे बी सी डॉट बी, और ये बी मेरा नॉन टर्मिनल है, इसका क्लोजर ओरिजिनल प्रोडक्शन से बनाए तो बी टू डॉट सी बी और डॉट डी मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास गो टू के लिए डी टर्मिनल है, डी का गो टू निकालें तो बी इस डॉट को एक राइट मूव करेंगे, बी डी डॉट होगा। इस तरह से ये मेरा फाइनल आइटम बन रहा है, और इसके हमने स्टेट नंबर I4 किया। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम आगे सारे अदर जो फाइनल आइटम्स नहीं हैं उनका हम नोड और स्टेट तैयार कर लेंगे, या उसका हम गो टू तैयार कर लेंगे, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा कैनोनिकल कलेक्शन होगा, और इस कैनोनिकल कलेक्शन के फाइंड आउट होने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप थर्ड पे जाना है, जिसमें हम हर एक प्रोडक्शन का कोई नंबर डालेंगे। तो यहाँ जो प्रोडक्शंस दिए गए हैं ई डैश टू ई मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन जिसको 0 हम कहेंगे, और ई टू डबल बी है, इसका प्रोडक्शन नंबर 1 है। दूसरा बी हमारा बी का जो प्रोडक्शन है वो 2 है। इस तरह से हमारे पास ये 4 प्रोडक्शन हो गए इस ऑगमेंटेड का। एक्चुअल में यदि हम इस 0 को हटा दें तो ओरिजिनल जो प्रोडक्शन है उसी की नंबरिंग 1 2 3 करते हैं। तो 0 हमारा एक लॉजिकल प्रोडक्शन है, इसलिए इसका हम नंबरिंग 0 से स्टार्ट। इस कैनोनिकल कलेक्शन से हम अपना LR0 पार्सिंग टेबल तैयार करते हैं, और जैसा कि हम आपको बताया कि LR0 पार्सिंग टेबल बनाने के लिए हम दो पार्ट यूज करेंगे, एक्शन पार्ट और गो टू पार्ट। एक्शन पार्ट में जितने भी हमारे टर्मिनल्स हैं उनको रखेंगे, और गो टू में जितने भी नॉन टर्मिनल हैं उनको रखेंगे। टर्मिनल्स को हमने ग्रीन से दिखाया है और नॉन टर्मिनल को ब्लू से दिखाया है। ऊपर जितने जो भी प्रोडक्शंस हैं इस सारे प्रोडक्शंस को चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल्स हो गए सी डी, और एक हमारा और भी टर्मिनल होता है स्पेशल टर्मिनल जिसको हम डॉलर कहते हैं। तो ये सी डी डॉलर को हम एक्शन पार्ट में रख दिया, और यहाँ पे नॉन टर्मिनल हमारे पास सिर्फ 2 हैं, ई एंड बी। तो ई और बी को हमने गो टू में रख दिया। ई डैश मेरा लॉजिकल है। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद हम अपने पार्सिंग टेबल बनाते हैं। जितने भी यहाँ स्टेट्स हैं उस सारे स्टेट्स को हम डिफरेंट रोज पर रख देंगे, I0 I1 I2 I3 I4 I5 और I6। इसको हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ टोटल हमारे पास 7 डिफरेंट स्टेट्स हैं, I0 I1 I2 I3 I4 I5 एंड I6। और जो टर्मिनल्स हैं उनको हमने एक्शन में रख दिया, और जो भी हमारे पास नॉन टर्मिनल है उसको गो टू पे रख दिया। इस तरह से हम अपना ये टेबल का हेडिंग तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि I0 पर जब हम C गो टू फाइंड आउट करते हैं, C का गो टू फाइंड आउट करते हैं तो हम किस स्टेट पे जाते हैं। हम स्टेट नंबर I3 पे जा रहे हैं। तो I3 के स्टेट्स को लिखने के लिए हम यहाँ पे S3 लिखा। ये मेरा
नंबरिंग इम्पॉर्टेंट है तो हम भी यहाँ पर एस ही लिख रहे हैं। तो ये मेरा नंबरिंग हो गया स्टेट नंबर 3 और S3। जब I0 पर हम D देंगे तो I4 पे जा रहे हैं और I4 को हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। S का यहाँ मीनिंग होता है शिफ्ट। हमें जब I0 पर C देखना होगा तो हम शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास नॉन टर्मिनल्स हैं, इसका नंबरिंग भी स्टेट नंबरिंग पर बेस्ड है। I1 को हम अभी छोड़ देते हैं। I0 पर जो नॉन टर्मिनल दिए गए हैं, I0 पर दो नॉन टर्मिनल हैं, कैपिटल E और कैपिटल B। कैपिटल E देने के बाद हम किस स्टेट पे जा रहे हैं? I1 स्टेट पे जा रहे हैं। तो इसमें I1 स्टेट का नंबर 1 लिखेंगे। I0 पर जब हम B दे रहे हैं तो हम I2 पे जा रहे हैं, इस I2 का स्टेट नंबर 2 लिख देंगे। इस तरह से I0 पर हमारे पास जो भी शिफ्ट और गो टू है उनको हम यूज़ कर लेंगे। तो I1 का फिर हम बनाएंगे। I1 का अभी हम यूज़ नहीं करते हैं। I1 के बारे में कंप्लीट हम बताएंगे कि I1 क्या है और इसके सिर्फ डॉलर पोर्शन में एक्सेप्ट होगा। तो डॉलर पोर्शन में एक्सेप्ट होगा, इसको हम बाद में देखेंगे कैसे हम लाते हैं। पहले I2 का बनाते हैं। I2 पर हमारा C है, स्मॉल c देने पर I2 पर C का जब हम गो टू निकाल रहे हैं तो हम स्टेट नंबर 3 पे जा रहे हैं, तो ये S3 लिखा जाएगा। I2 पर जब हम D दिया तो I2 पर जब हम D दिए तो ये मेरा स्टेट I4 पे जा रहा है, S4 पे जा रहा है। और I2 पर एक नॉन टर्मिनल है बी को जब हम दे रहे हैं तो ये स्टेट नंबर 5 पे जा रहा है, तो ये 5 हमारा बी के नीचे लिखा जाएगा। ये मेरा I5 है। बी जब हम दे रहे हैं तो स्टेट नंबर 5 पे जा रहे हैं, इस स्टेट नंबर 5 का 5 यहाँ लिख देंगे। I3 पर जब हम देखें तो I3 पर भी 3 गो टूज हैं। इस 3 गो टूज में I3 पर जब हम B दे रहे हैं तो I6 पे जा रहे हैं। I3 पर जब हमने नॉन टर्मिनल B दिया तो हम स्टेट नंबर 6 पे गए। I3 पर जब हम C दिए तो हम उसी स्टेट पे रह गए S3। और I3 पर जब हम D दे रहे हैं तो हम स्टेट नंबर 4 पे जा रहे हैं, जो S4 लिखा हुआ है। ये हमारे जितने भी थे ये सब नॉन फाइनल आइटम्स थे। आगे जो भी हमारे पास दिए हुए हैं जैसे I4, I5 और I6, ये मेरे फाइनल आइटम्स हैं। तो इस फाइनल आइटम्स को हम यहाँ पर बॉटम में दिखा रहे हैं। ये सारे मेरे फाइनल आइटम्स हैं और फाइनल आइटम पर हमारा रिड्यूस होगा। जितने भी हमारे नॉन फाइनल आइटम्स हैं उन पर शिफ्ट होगा और जितने भी फाइनल आइटम्स हैं उन पर हम रिड्यूस फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने बताया था, बॉटम अप पार्सर शिफ्ट और रिड्यूस पे काम करता है। तो यहाँ पर ये शिफ्ट यूज़ करेंगे और इस जगह पे हम रिड्यूस यूज़ करेंगे। फाइनल आइटम पर रिड्यूस और अदर जितने भी आइटम्स हैं उन पे हम शिफ्ट यूज़ करेंगे। तो इस जगह पे I4 स्टेट पर हम चेक करें तो I4 स्टेट पर हमारा जो फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट E2 डॉट बी और बी है। ये प्रोडक्शन हमारा किस प्रोडक्शन से लिया गया है? इसका प्रोडक्शन नंबर देखें तो प्रोडक्शन नंबर E2 डबल बी, ये मेरा प्रोडक्शन नंबर 1 है। तो प्रोडक्शन नंबर 1 की वजह से हम इसको रिड्यूस 1 कहेंगे, इसको हम रिड्यूस 1 कहेंगे और रिड्यूस के लिए R1 लिखेंगे। तो ये R1 हमने जैसा ऊपर डेफिनेशन में बताया था LR0 पार्सर में, रिड्यूस को उसके एक्शन पार्ट के सारे कॉलम के अंदर रखते हैं। एक्शन पार्ट में जितने हैं सभी पर हम E2 डबल बी हमें निकालना था I4 का। हमारे पास I4 दिया हुआ है, 1 मिनट, I4, ये I4 है। इस I4 का निकालना है तो I4 पर हम जब यूज़ कर रहे हैं, I4 स्टेट पर जो हमारा प्रोडक्शन है वो दिया हुआ है B2D, और ये B2D हमारा जो प्रोडक्शंस है उस प्रोडक्शंस में B2D की नंबरिंग 3 है, इसलिए इसको हम
R3 कहेंगे। इस प्रोडक्शन को हम इस रिडक्शन को हम R3 कहेंगे और ये R3 मेरे एक्शन के सारे टर्मिनल पर लिखे जाएंगे। CD डॉलर R3 यानी इस कंप्लीट रो में एक्शन पार्ट, इस टेबल के एक्शन पार्ट के कंप्लीट रो में हम भर देंगे। देन नेक्स्ट जो मेरा फाइनल आइटम है वो है I5 और I5 मेरा फाइनल आइटम ये है और ये I5 फाइनल आइटम्स में जो प्रोडक्शन यूज किया गया है, इस फाइनल आइटम का प्रोडक्शन है E2 B और B। E2 B और B ये मेरा ओरिजिनल प्रोडक्शंस का नंबरिंग है 1। तो इस 1 की वजह से इस रिडक्शन को हम R1 कहेंगे। इस रिडक्शन को हम R1 कहेंगे और R1 I5 रो में एक्शन पार्ट के हर एक कॉलम में भर देंगे। R1 R1 R1। इसी तरह से यदि थर्ड फाइनल आइटम्स को हम चेक करें तो थर्ड फाइनल आइटम हमारे पास मिल रहा है B2CB और ये B2CB हमारा प्रोडक्शन नंबर 2 है। B2CB ये मेरा प्रोडक्शन नंबर 2 है, इसलिए इसको हम रिड्यूस 2 कहेंगे और ये रिड्यूस 2 हमारे इस I6 रो के एक्शन पार्ट के सारे कॉलम में भर दिए जाएंगे। यहाँ पर एक्शन पार्ट में जितने भी टर्मिनल्स हैं सारे में हमने रिड्यूस भरा है जब भी जरूरत पड़ी। तो एक यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि I1 भी मेरा फाइनल आइटम है मगर यहाँ पे हमने I1 को क्यों नहीं यूज किया। तो I1 को यूज नहीं करने के पीछे रीजन है कि I1 में E-to E डॉट है, E डॉट है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं हर स्ट्रिंग यहाँ पर E-to E का मीनिंग हो गया कि डॉट लास्ट में है, E के सारे एक्सपेंशन हमने यूज कर लिए, इसके सारे क्लोजर्स और एक्सपेंशन को हमने यूज कर लिया, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा फाइनल आइटम नहीं है। कारण ये है कि हर फाइनल आइटम के लास्ट में, यानी कि आपने स्ट्रिंग को कंप्लीटली एक्सेस कर लिया है, तो स्ट्रिंग को कंप्लीट एक्सेस करने के बाद स्ट्रिंग के लास्ट में हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग के लास्ट में हम डॉलर यूज करते हैं। तो एक्चुअल में ये फाइनल आइटम नहीं है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि इसके बाद एक डॉलर है, जो इस स्ट्रिंग के लास्ट में डॉलर होता है वो डॉलर यहाँ पर है, तो ये हम फाइनल आइटम नहीं एक स्पेशल आइटम माना जाएगा और इस स्पेशल आइटम में इसके बाद डॉलर है। तो जैसा हम जानते हैं कि स्टैक का डॉलर और इनपुट स्ट्रिंग का डॉलर यदि मैच कर जाता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इस I1 में डॉलर पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि I1 के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो इसका रीजन यही था कि ये जो हमारा आइटम है I1 बेसिकली फाइनल आइटम शो हो रहा है, लेकिन ये फाइनल आइटम नहीं है। रीजन इसका ये है कि E-to E का मीनिंग हो गया कि हमने स्ट्रिंग को कंप्लीट स्कैन कर लिया है, लेकिन जब स्ट्रिंग की बात हम कर रहे हैं तो E डॉट के बाद एक डॉलर होगा, जिसको अभी हम आगे गो टू फाइंड आउट नहीं किए हैं E डॉट, और क्योंकि फाइनल लिख रहे हैं मगर ये फाइनल है नहीं, इस वजह से इसको हम फाइनल आइटम के लिस्ट में नहीं रख करके अलग रखे हैं I1। और इस इधर हमारा इस डॉलर का स्पेशल यूज है कि स्टैक का डॉलर और ये डॉलर यदि मैच करता है तो हम उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट, जैसा हम लोग पहले से जानते हैं। तो ये हमारा तरीका है किसी भी पार्सिंग टेबल को, LR0 पार्सिंग टेबल को बनाने का। तो LR0 पार्सिंग टेबल बनाने का समरी क्या है, सबसे पहले हम अपना LR0 पार्सिंग टेबल हेडिंग लगाएंगे और दो इंफॉर्मेशन इसमें देंगे, एक इंफॉर्मेशन एक्शन, दूसरा गो टू, और एक स्टेट को हम डिनोट करेंगे। तो 3 कॉलम का हम टेबल तैयार करेंगे। स्टेट में हम वो सारे स्टेट लिखेंगे जो हमारे पास कैनोनिकल कलेक्शन में दिए गए हैं I0 to I6, इसको हम डिफरेंट रो पे देखें। एक्शन पोर्शन में
अपने दिए हुए ग्रामर के सारे टर्मिनल्स को लिखते हैं और गो टू पार्ट में हम अपने प्रोडक्शन के सारे नॉन टर्मिनल्स को लिखते हैं। ऑर्डर आप किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, सिर्फ एक्शन पार्ट में डॉलर को हम लास्ट में रखते हैं। नेक्स्ट, इसमें कब हमें शिफ्ट करने हैं, कब रिड्यूस करने हैं, इसको दिखाते हैं हम। और जितने भी मेरे फाइनल आइटम्स है वो मेरा यहाँ बॉटम में है I4, I5, 6, तो इसमें हमारा रिड्यूस होगा और अदर प्लेसेस पर शिफ्ट होंगे एक्सेप्ट I1। I1 एक स्पेशल केस है जिसमें कि डॉलर पर हम एक्सेप्ट करते हैं और अदर पे हम शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने का तरीका क्या है, I0 पर जब हम स्मॉल सी देते हैं यानी टर्मिनल, तो हम स्टेट I3 पे जा रहे हैं और इस I3 के नंबर 3 को यूज करते हुए S3 लिख देंगे। I0 पर नॉन टर्मिनल टर्मिनल D पर हम S4 पे जा रहे हैं, तो I4 पे जा रहे हैं तो इसका हम S4 लिख देंगे। I0 में I0 पर हम जब नॉन टर्मिनल E दे रहे हैं तो हम I1 पे जा रहे हैं, इसकी नंबरिंग 1 करेंगे। I0 के B पर हम I2 स्टेट पे जा रहे हैं, 2 लिख दिया। I1 स्पेशल केस है, ये फाइनल आइटम की तरह दिखता है नहीं, उसका लॉजिक अभी जस्ट बताया। तो जब डॉलर डॉलर मिलेगा एक्सेप्ट होगा, ये स्पेशल स्टेट होता है। नेक्स्ट I2 है, I2 पर हम जब टर्मिनल देते हैं C, तो हम स्टेट I3 पे जा रहे हैं, इसलिए S3। I2 पर जब D दिया तो हम I2 पर जब हम D दिए तो हम स्टेट 4 पे गए, इसलिए S4। और I2 पर जब हम B दिए तो हम I5 पे गए, तो I5 का 5 यहाँ पे लिख दिया। I3 स्टेट पर C जब हम दिए, I3 स्टेट पर जब हम C दिए तो उसी स्टेट पे रह गए, इसलिए S3। I3 पर जब हम D दिए तो हम स्टेट S4 पे गए, स्टेट S4 पर S4 लिख दिया। और I3 पर हम जब B दिए तो हम यहाँ पर I6 पे गए, I6 का स्टेट नंबर 6 लिख दिया। ये सारे मेरे नॉन फाइनल आइटम्स थे। फाइनल आइटम I4 पर जब हम चेक करते हैं तो I4 हमारा ये B2D है, B2D का प्रोडक्शन नंबर है 3, तो इसको हम रिड्यूस 3 लिखेंगे और ये रिड्यूस 3 इस एक्शन पार्ट के सारे टर्मिनल पर लग जाएंगे। I5 पर जब हम गए तो I5 हमारा ये है और इस I5 का प्रोडक्शन है E2BB और E2BB ये हमारा प्रोडक्शन नंबर 2 है, इस सॉरी ये मेरा प्रोडक्शन नंबर 1 है, तो इसको हम रिड्यूस 1 कहेंगे और ये रिड्यूस 1 सारे एक्शन टर्मिनल पे लग गए। I6 पर जब हम गए तो I6 हमारा ये है और I6 हमारा B2CB है, तो B2CB हमारा प्रोडक्शन नंबर 2 है, तो इस प्रोडक्शन नंबर 2 की वजह से इसको हम रिड्यूस 2 कहेंगे और ये रिड्यूस 2 पूरे एक्शन में लग गया। इस तरह से हम अपना LR0 पार्सिंग टेबल तैयार कर। LR0 पार्सिंग टेबल तैयार होने के बाद नेक्स्ट काम हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है स्टैक तैयार करना। तो स्टैक तैयार करने के लिए हमें यानी पार्स ट्री बनाना है। तो जैसा ऊपर हमने फिगर में बताया था कि किसी भी पार्सिंग के लिए, बॉटम अप पार्सिंग के लिए हम स्टैक यूज करते हैं, इधर पार्सिंग टेबल तैयार करते हैं, पार्सिंग टेबल यूज करते हैं। तो पार्सिंग टेबल यहाँ पे हमारा ये LR0 पार्सिंग टेबल जो अभी ऊपर बनाया वो रहेगा। इधर हम स्टैक यूज करेंगे, स्टैक के बॉटम में हम ऑलवेज डॉलर लगाएंगे, प्लस इधर हमारा इनपुट स्ट्रिंग होगा, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग दिए गए हैं उस स्ट्रिंग को रखेंगे विथ डॉलर और इसकी स्कैनिंग 1 बाय 1 करेंगे। यहाँ मेरा एल्गोरिदम होगा और इस सारे एल्गोरिदम्स यानी पार्सर के हेल्प से हम पार्स ट्री तैयार करेंगे। इस काम को करने के लिए हमें स्टैक की जरूरत पड़ेगी। वो स्टैक हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो स्टैक हम इस सेकेंड नंबर कॉलम पे दिखा रहे हैं। ये मेरा इनपुट स्ट्रिंग है जो हमने स्ट्रिंग लिया था और इधर क्या काम कर रहे हैं, शिफ्ट या रिड्यूस, वो एक्शन हम
यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये 3 कॉलम हमें चाहिए। ये ऑपरेशन हम सिर्फ रेफरेंस के लिए है, एग्जाम में आप इस कॉलम को रिमूव कर सकते। हमारा पार्सिंग टेबल अवेलेबल हो गए। यहाँ प्रोडक्शन की नंबरिंग है, ये हम पार्स ट्री बनाने जा रहे हैं, ये यहाँ पे स्टैक। तो सबसे पहले हम अपने स्टार्टिंग सिंबल स्टैक में जो डॉलर है उसको हमने रख दिया और स्टार्टिंग स्टेट 0 से स्टार्ट किया। तो $0 स्टैक के फॉर्म में दिखाएं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। फर्स्ट सिंबल डॉलर पुश करेंगे और इसके बाद हमारा जो स्टेट है वो 0 आए। इधर हमारा स्ट्रिंग C, C, D, T दिया हुआ है। हम इसी स्टैक इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि इस सारे सिंबल को यहाँ लिखे तो स्पेस कम होगा, तो हम इस जगह पे हॉरिजेंटली दिखा सकते हैं। अब इसके टॉप में हमारा 0 है और इनपुट स्ट्रिंग का स्टार्टिंग सिंबल हमारा C है। तो स्टेट 0 पर C इनपुट पर क्या कर रहे हैं? स्टेट 0 पर C इनपुट पर हम शिफ्ट 3 कर रहे हैं। शिफ्ट 3 यानी शिफ्ट C को हम शिफ्ट करेंगे यानी पुश करेंगे। तो पुश कर दिया, यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। और इस शिफ्ट का नंबरिंग क्या है? 3 है, यहाँ पर लिख दें। नेक्स्ट अगेन हमारे पास यही चीज हम यहाँ पे दिखाए हैं कि 0 पर C है। स्टेट 0 पर जब C हो तो कौन सा शिफ्ट करेंगे? S3। और उस S3 को C पर S3 को हम शिफ्ट करेंगे। S3 का 3 और इधर C, ये दोनों हमारे स्टैक में चले आएंगे। ये मेरा स्टैक पे चलाएगा। अब टॉप ऑफ स्टैक हमारा 3 है जो यहाँ भी दिख रहा है। इस 3 पर C को हम चेक करेंगे, यानी स्टेट नंबर 3 पर C का इनपुट क्या है? स्टेट नंबर 3 पर C का इनपुट S3 है। तो इस S3 को हम शिफ्ट करेंगे, C को शिफ्ट करेंगे। C को शिफ्ट करने का मीनिंग हो गया C अगेन यहाँ पे आएगा और ये शिफ्ट 3 है, इसका नंबर 3 है, तो इस 3 को रखेंगे। इसीलिए इस रेड से दिखाया है, ये 3 हमारा यहाँ पर आया, ये ग्रीन 3 हमारा यहाँ पे आया। अब इस तरह से हमारे पास स्टैक में डिफरेंट सिंबल्स हो गए। ये हमारा 3 है। अगेन अब 3 पर हम इधर D को चेक करें तो स्टेट 3 के D पर हमारा S4 है। तो हम D को शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट D S4, और इस D को हम यहाँ इनपुट स्टैक में डालेंगे, यहाँ से पॉप होगा और इसकी स्टेट नंबरिंग 4 है। तो इस 4 को हम इस तरह से हमारे पास ये D4 मिल गए। अब आगे हम लोग चेक करें तो 4 पर D मिल रहे हैं। 4 पर D, स्टेट नंबर 4 पर D में हमें क्या करना है? स्टेट नंबर 4 पर D में हमें रिड्यूस 3 करना है। रिड्यूस 3 प्रोडक्शन नंबर हमारा कौन सा है? B2D। B2D। अब इस B2D का क्या करना है? इस D को पहले हम शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट कर दिया, और ये किस शिफ्ट से आया है? इस 4 से आया है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब स्टेट नंबर 4 के D पर हमें रिड्यूस करना है, तो B को हमें D पे रिड्यूस करना है, तो जहां भी हमारे पास D मिला है इसको रिड्यूस करके हम लिखेंगे B। तो D ये हमारा दिया हुआ है, इसको हमने रिड्यूस किया B में बाय यूजिंग दिस थर्ड प्रोडक्शन। तो D के लिखने पर हमें मिल गया B। जब भी हम रिड्यूस करेंगे स्टैक से 2 सिंबल हमारे पॉप, जब भी हम रिड्यूस करेंगे यानी पॉप करेंगे तो स्टैक से 2 सिंबल पॉप होंगे। तो ये 4 और ये D हमारा पॉप हो गया और इसकी जगह पे रिड्यूस होकर के आ गया मेरे पास थर्ड प्रोडक्शन का जो लेफ्ट साइड नॉन टर्मिनल है वो B। अब B पर हम D को कंपेयर नहीं कर सकते, हमें कोई नंबर चाहिए, आगे कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? B के लेफ्ट में नंबर चेक करेंगे। तो B के लेफ्ट में हमारा 3 है, यानी स्टेट 3 के B पर हमें क्या करना है? स्टेट 3 के B पर हमें क्या करना है? नंबर
स्टेट नंबर 6 पे जाना है, तो ये 6 हम यहाँ पर बी के बाद रख देंगे। जब भी आपके पास नॉन टर्मिनल हो तो नॉन टर्मिनल पर नंबरिंग क्या आएगा उसको निकालने के लिए हम उस नॉन टर्मिनल के लेफ्ट में चेक करेंगे कौन सा नंबर है और उस स्टेट पर इस नॉन टर्मिनल का किस स्टेट पर सेंड किया गया है। तो हमारे पास इस बी के लेफ्ट में 3 है, स्टेट 3 के बी पर हम चेक करेंगे, स्टेट 3 के बी पर चेक करेंगे कौन सा नंबर दिया हुआ है 6, ये 6 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारे पास बी के बाद 6 मिल चुका है। अब 6 पर हम चेक करेंगे कि आगे कौन सा इनपुट सिंबल है 6 के डी पर। अब 6 के यानी I6 के डी पर कौन सा रिडक्शन है, I6 के डी पर, चूंकि ये फाइनल है आइटम है तो I6 के डी पर हमारा रिडक्शन 2 है। रिडक्शन 2 क्या कह रहा है, रिडक्शन 2 कह रहा है जहां पर C और कैपिटल B हो इन दोनों को पॉप कीजिए और इसको B से रिप्लेस कर दीजिए, यानी C और B को रिड्यूस कीजिए B में। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, अभी बताया कि जब भी हम एक रिड्यूस करते हैं तो एक सिंबल के लिए 2 सिंबल को हम स्टैक से रिमूव करेंगे। तो हमें यहाँ पर 2 सिंबल रिमूव करने हैं C और B के लिए 2 और C के लिए 2 सिंबल हम स्टैक से रिड्यूस करेंगे। तो B का 2 नंबर हो गया ये B6 और C का 2 सिंबल हो गया C3। तो ये C3 और B6 हमने यहाँ पे पुश नहीं किया है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर ये B और 6 भी आएगा तो ये B6 भी रिड्यूस होगा और सॉरी पॉप होगा और इसके पहले जो C3 है C3 ये भी मेरा पॉप होगा। तो ये सिंबल रिप्लेस हो जाएगा और या रिड्यूस हो जाएगा B से। तो इस B का हमने पर्पल कलर यहाँ पे यूज किया है, ये B यहाँ पे आ गया। इन दो सिंबल्स को हमने रिड्यूस कर दिया सिंगल सिंबल B पर। अब चूंकि B के बाद कोई नंबर नहीं है तो लेफ्ट साइड 3 है, हम स्टेट 3 के नॉन टर्मिनल B पर देखेंगे, स्टेट 3 के नॉन टर्मिनल B पर, स्टेट 3 के नॉन टर्मिनल B पर जैसा कि यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, स्टेट 3 के नॉन टर्मिनल B पर हमारा 6 है, ये 6 हम यहाँ पे दिखा दिए और इसी 6 को हम इस B के बाद रख देंगे। अब इस B के बाद रखने के बाद जो टॉप ऑफ स्टैक हमारे पास आ रहा है, फिर से हमारे पास B आया और 6 आया, तो अब टॉप ऑफ स्टैक हमारे पास 6 है। इस 6 स्टेट पर हम आगे का इनपुट सिंबल देखेंगे तो 6 के डी पर यानी स्टेट 6 के डी पर हमारा कौन सा रिडक्शन दिया हुआ है, R2 रिडक्शन है। R2 रिडक्शन का मतलब हो गया ये B2CB। B2CB का मीनिंग है 2 सिंबल हमें रिड्यूस करने हैं। तो B2CB ये हमने यहाँ पर दिखाया और इसके रिड्यूस होने पर 4 सिंबल स्टैक से रिमूव होंगे, ये B6 B के लिए और C3 C के लिए। इन दोनों को यदि हम रिमूव करें तो इसके बदले में एक सिंबल आएगा और वो सिंबल हमारा B कहलाएगा। B को हम यहाँ पे रखेंगे और 4 सिंबल हम अपने स्टैक से रिमूव कर देंगे, ये C ये 3 और C हमारा 4 सिंबल्स रिमूव हो गए और एक हम यहाँ पर B को रख दिया। तो अब B के रखने पर राइट में कोई नंबर नहीं तो हम B के लेफ्ट में नंबर चेक करेंगे, B के लेफ्ट में 0 है तो I0 स्टेट पर कैपिटल B में हमारा पास स्टेट 2 है, इस 2 को हम I0 स्टेट पर B का स्टेट नंबर 2 है, इस 2 को हम यहाँ पे रखें। अब 2 और D को हम कंपेयर करेंगे तो 2 स्टेट 2 के D पर हमारा दिया हुआ है शिफ्ट 4 का मीनिंग हो गया शिफ्ट D को हमें S4 पे रिड्यूस करना है तो सॉरी D को हमें
शिफ्ट करना है। तो डी को यदि हम शिफ्ट करें तो इसके ऊपर में डी आएगा, ये हमने डी लिख दिया और इसका 4 यहाँ पर रख दिए। तो S0 B2 D4 और इस तरह से S0 B2 D4 मिलने पर हमारे पास जो लास्ट नंबर है वो 4 है और 4 के डॉलर पर डॉलर स्टेट 4 के डॉलर पर हमें रिड्यूस 3 करना है। रिड्यूस 3 का मीनिंग है B2D, यानी हमें D को पुश करना होगा। तो सॉरी, डी को हमें रिड्यूस करना होगा बी पे। तो डी को रिड्यूस करें तो हमारे पास ये दो सिंबल हट जाएंगे D4 और इसकी जगह पे हमारे पास बी आएगा। ये 5 को हटा दीजिए, इस जगह पर हमारे पास बी आएगा इसकी वजह से। और अब बी के बाद कोई नंबर नहीं है तो बी के लेफ्ट में हमारा जो नंबर है वो 2 है। तो आई स्टेट 2 के बी पर हम स्टेट 2 के बी पर हमारा कौन सा नंबर दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इस 5 को हम यहाँ पर रखेंगे जो कि हम इधर दिखा रहे हैं। और अब टॉप ऑफ स्टैक मेरा 5 है, 5 और डॉलर में चेक करेंगे तो स्टेट 5 के डॉलर पर रिड्यूस 1 है। रिड्यूस 1 में 2b को रिड्यूस कर हमें ई पे लाना है। चूंकि 2 को रिड्यूस कर रहे हैं, डबल बी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 सिंबल स्टैक से मूव करेंगे। इस राइट बी के लिए हमारा ये D4 होगा और सॉरी इस राइट के लिए B5 होगा और लेफ्ट वाले बी के लिए B2 स्टैक से रिमूव होगा। तो स्टैक में हमारे पास $0 होंगे और ये हमारा रिड्यूस होकर ई में जा रहा है। तो हम इस ई को यहाँ पर दिखा दें, यहाँ भी हमारा 1 नहीं होगा, हम इस तरीके से यहाँ पर दिखाएंगे। अब ई के राइट में लेफ्ट में 0 है तो I0 स्टेट के ई पर हम कौन सा स्टेट यूज कर रहे हैं, I0 के ई पर हम स्टेट 1 यूज कर रहे हैं। तो इस 1 को हमने यहाँ दिखाया और इस 1 को इधर ले आए। तो टॉप ऑफ स्टैक मेरा 1 है। 1 के डॉलर पर हमें क्या करना है, 1 के डॉलर पर हमें एक्सेप्ट। इस तरह से हमने देखा कि पार्सिंग टेबल से हम पार्स ट्री जनरेट कर सकते हैं। अब अभी पार्स ट्री बनाना बाकी है, तो पार्स ट्री को अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं। इस पार्स ट्री को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने स्ट्रिंग को लेते हैं C, D और D, और इस स्ट्रिंग को रखकर सबसे पहले हम लोग अपने स्ट्रिंग को लेते हैं स्मॉल सी D और यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूस फंक्शन कहाँ पे है, जहाँ जहाँ रिड्यूस है हम उसको यूज करेंगे। हम इस जगह पे फर्स्ट डी को बी से रिड्यूस कर रहे हैं, इस रिड्यूस का काम हो गया। दूसरे रिड्यूस में सी और बी को रिड्यूस कर रहे हैं बी में, तो ये मेरा बी है और इधर मेरा सी है। ये सी और बी को रिड्यूस कर रहे हैं हम बी में। देन थर्ड रिडक्शन है, अगेन सी और बी को हम बी में रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये बी और ये सी मिलकर के हमारा रिड्यूस हुआ बी में। अगेन हमारा जो नेक्स्ट रिडक्शन है वो बी टू डी, यानी डी को हम बी में रिड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट रिडक्शन हमारा बी और बी का है। तो ये मेरा बी है और इधर से हमारा ये बी मिल गया, इसको रिड्यूस किए हमें ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये इस स्टैक से हम बॉटम से टॉप की ओर बॉटम अप पार्सिंग कर सकते हैं और ये मेरा पार्स ट्री जनरेट हो जाएगा। तो इसी पार्स ट्री को हम यहाँ पर भी दिखाए हैं और ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, जैसा कि यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इसलिए इसका पार्स ट्री जनरेट हो। कंप्लीट पार्स ट्री देखने के लिए स्टेप नंबर 6 पे जाएंगे और ये मेरा पार्स ट्री का डायग्राम। थैंक यू।